नेक्स्ट देखते हैं बायोजोग्राफिक रियाल्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, लार्ज स्पेटियल रीजन है जहाँ पे कि इकोसिस्टम एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। और ब्रॉडली यहाँ पे सिमिलर बायोटा होता है, मतलब सिमिलर जो है बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं। तो ग्लोबली अगर देखें तो यहाँ पे 8 टेरेस्ट्रियल बायोजोग्राफिक रियाल्स हैं। और अगर देखें इंडिया का, तो इंडिया इज सिचुएटेड इन 2 बायोजोग्राफिक रियाल्म्स, ठीक है, हिमालयन रीजन में और रिप्रेजेंटेड बाय पहले आर्कटिक रियाल्म, ठीक है, पहले आर्कटिक रियाल्म। देन हिमालयन रीजन में अगर हम देखें तो ये रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी ड्यू टू इट्स कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजोग्राफिकल रीजन। तो हमारा जो हिमालयन रीजन है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले आर्कटिक रियाल्म की तरह। और हिमालयन रीजन में काफ़ी ज़्यादा रिच स्पीसीज डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लुएंस होता है डिफरेंट बायोजोग्राफिकल जोन्स का, ठीक है। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है मलायन रियाल्म के तौर पे, ठीक है। कैसे, मलायन रियाल्म और पहले आर्कटिक रियाल्म, ठीक है। ये अगर देखें तो ये मैप है वर्ल्ड के बायोजोग्राफिक रियाल्म का। तो हमने क्या देखा, पहले आर्कटिक जो कि अपने पास है, ठीक है। और क्या देखा हमने, इंडो मलायन, ये है हमारे पास जो सब कॉन्टिनेंट वाला है। और ये पहले आर्कटिक जो है हमारा क्या हिमालयन पार्ट वाला है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, नी आर्कटिक, तो ये आप देख पा रहे हैं ये रीजन नी आर्कटिक, ठीक है। उसके बाद एफ्रोट्रॉपिकल, ये पोर्शन क्या है, एफ्रोट्रॉपिकल है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलासियन है ये ऑब्वियसली। उसके बाद नियोट्रॉपिकल, ठीक है, नियोट्रॉपिकल देखें तो ये रीजन क्या है, नियोट्रॉपिकल है। देन ओशियानिया, देन ये तो अंटार्कटिक है जो कि नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ है, ये सब ना पहले आर्कटिक ही है, यहाँ तक ये क्या है, पहले आर्कटिक है। इसमें इंडिया का ये वाला पार्ट भी पड़ता है पहले आर्कटिक, और इंडो मलायन जो है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस मैप को भी देख सकते हैं कि ये नी आर्कटिक है, देन ये जो है नियोट्रॉपिकल है, ये नी आर्कटिक है, और ये पहले आर्कटिक है, ये नियोट्रॉपिकल है, ठीक है। और ये एफ्रोट्रॉपिकल है, और ये कौन सा है, ऑस्ट्रालासियन है ये, ओके। एंड देन ये इंडो मलायन है। सो अब देखते हैं बायोम्स के बारे में। तो बायोम्स क्या है, बायोम्स आर द मेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया विथ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक पैटर्न। तो बायोम्स क्या है, ये मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है किसी भी एरिया में, और स्पेसिफिक क्लाइमेटिक पैटर्न है जो कि शो कर रहा है इंट्रैक्शन अमंग एनिमल्स, वेजिटेशंस एंड सॉइल्स। तो हमारे पास देखें तो 5 इंडियन बायोम्स है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट या मॉनसून फॉरेस्ट हम जो कह सकते हैं, वार्म डेजर्ट और सेमी डेजर्ट है अपने पास, कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी है, और अल्पाइन मीडोज है। तो ये इंडिया में 5 बायोम्स, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट और अल्पाइन मीडोज, ठीक है। देन बायोजोग्राफिक प्रोविंस, तो इकोसिस्टम और बायोटिक सब डिवीजन ऑफ रियाल्म्स है ये जब हम कह रहे हैं बायोजोग्राफिक प्रोविंस, तो ये क्या है, ये इकोसिस्टम और बायोटिक सब डिवीजन है रियाल्म्स का, ठीक है। हमने जो रियाल्म्स पढ़ा तो उस रियाल्म्स का क्या है, ये सब डिवीजन है, ओके, बायोजोग्राफिक प्रोविंस। तो यहाँ इंडिया में 25 बायोजोग्राफिक प्रोविंस है। तो बायोजोग्राफी अगर देखें तो स्टडी ऑफ द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम जब कह रहे हैं बायोजोग्राफी तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि क्या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देन इंडिया में ये बायोजोग्राफिक प्रोविंस हमने देख लिया कि ये 25 है, और बायोजोग्राफिक जोन्स अगर हम देखें इंडिया में तो ये 10 है। प्रोविंस कितना है, 25, जोन्स कितना है, 10 है, ठीक है। ट्रांस हिमालय हो गया, ये 2010 में पूछा गया था, ट्रांस हिमालय, देन हिमालय, देन इंडियन डेजर्ट, द सेमी एरिड, उसके बाद वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन्स, कोस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और आइलैंड। ये तो 10 हमारे पास क्या है, बायोजोग्राफिक जोन्स है। ट्रांस हिमालय हो गया, हिमालय, इंडियन डेजर्ट हो गया, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गंगेटिक प्लेन्स, कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आइलैंड, ठीक है।
तो बायो जोग्राफिक जोन्स हमारे पास 10 है और बायो जोग्राफिक प्रोविंस हमारे पास कितना है 25 है। तो आप एक बार देख सकते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है, यहाँ पे हिमालय है, लद्दाख माउंटेन, देन हिमालय 1B में आता है तिब्बतन प्लेट्यू, फिर ट्रांस हिमालय सिक्किम वाला, ठीक है। देन हिमालय में अगर देखें तो यहाँ पे ये ट्रांस हिमालय में हमने कुछ चीज़ें देखी। देन हिमालय वाले में नॉर्थ वेस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्ट हिमालय। देन इंडियन डेजर्ट में अगर देखें तो थार और कच्छ आ रहा है, ठीक है। सेमी एरिड में देखें तो पंजाब प्लेन्स है और गुजरात राजपुताना है। देन वेस्टर्न घाट में मलाबार प्लेन्स है, माउंटेन्स है। देन डेक्कन पेनिनसुला में सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल प्लेट्यू, डेक्कन साउथ, इस तरीके से डिवीजन है। देन गंगेटिक प्लेन में अगर देखें तो अपर और लोअर गंगेटिक प्लेन है। कोस्ट अगर देखें तो वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, लक्षद्वीप है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रह्मपुत्रा वैली, नॉर्थ ईस्ट हिल्स है, ठीक है। देन आइलैंड अगर देखें तो अंडमान एंड निकोबार्स, तो ये सब आइलैंड है। देन अब समझते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को। तो इस टर्म को कॉइन किया गया था ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा? नॉर्मन मेयर्स के द्वारा इस टर्म को कॉइन किया गया था और इसको अडॉप्ट किया गया बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। तो इस टर्म को कॉइन किया गया ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर्स के द्वारा और अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। सो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के बारे में देख लेते हैं। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल क्या है? अमेरिकन नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल है क्या? तो ये नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मिशन क्या है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए क्या करना? नेचर को प्रोटेक्ट करना। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल का फोकस है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर और प्रोटेक्ट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना और ताकि ह्यूमन का क्या हो सके? वेलबींग हो सके। देन कंजर्वेशन इंटरनेशनल का क्राइटेरिया क्या है हॉटस्पॉट के लिए? तो इंडेमिज्म, जो हमने यहाँ पढ़ा ना कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये टर्म को कॉइन किया गया नॉर्मन मेयर्स के द्वारा और अडॉप्ट किया गया कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा। तो ये CI क्राइटेरिया क्या है हॉटस्पॉट के लिए? हॉटस्पॉट कब कहेंगे? तो यहाँ इंडेमिज्म होना चाहिए और अच्छा खासा इंडेमिज्म, मतलब कितना? 1500 स्पीसीज होना चाहिए, वस्कुलर प्लांट का इंडेमिक होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कितना? मतलब लगभग 0.5% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल, मतलब 1500 स्पीसीज जो है क्या होना चाहिए? इंडेमिक होना चाहिए। देन थ्रेट परसेप्शन, कि थ्रेट परसेप्शन मतलब क्या है कि इसका जो है लगभग एटलीस्ट 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट जो है क्या हो चुका है? लॉस्ट हो चुका है और 30% ऑफ और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। तो अगर देखें तो ये क्या यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसको थ्रेट परसेप्शन भी होना चाहिए कि 70% इसका ओरिजिनल हैबिटेट जो है लॉस्ट हो चुका है या 30 और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन जो है क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ऐसे कुछ कंडीशन है, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है? लॉस होने की बात करी जा रही है। देन हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया कहाँ कहाँ है देखते हैं। नंबर ऑफ हॉटस्पॉट, तो इनिशियली देखें तो 25 हॉटस्पॉट था, अभी 36 हॉटस्पॉट है जो कि कवर कर रहा है 2.5% ऑफ अर्थ्स लैंड मास। सिग्निफिकेंस देखें तो हॉटस्पॉट जो है सपोर्ट करता है हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट स्पीसीज को एज ए इंडेमिक। तो ये इंडेमिज्म वगैरह कहाँ देखने के लिए मिलता है? सबसे ज़्यादा जो है हॉटस्पॉट में, ठीक है। हॉटस्पॉट सपोर्ट करता है हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट स्पीसीज एंड इंडेमिक। और नियरली अगर देखें तो 43% ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन स्पीसीज क्या है? इंडेमिक है। इंडियाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो PYQ है ये। तो हिमालय में इंक्लूड है इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन और नेबरिंग कंट्रीज भी। देन इंडो बर्मा, ठीक है, ये कवर करता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, अंडमान आइलैंड और सेवरल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी है इंडो बर्मा में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, अंडमान आइलैंड है और सेवरल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। देन सुंडालैंड्स, ठीक है, ये क्या करता है? इनकम पासेस निकोबार आइलैंड्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुने एंड फिलीपींस, ठीक है। सुंडालैंड में क्या क्या है? निकोबार आता है, ठीक है। अंडमान आ रहा है इंडो बर्मा में और सुंडालैंड में क्या कर रहा है? निकोबार। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, लगेगा कि अंडमान एंड निकोबार एक साथ होगा, ठीक है। इंडो बर्मा में अंडमान एंड निकोबार नहीं, निकोबार जो है सुंडालैंड में आता है, ठीक है। सुंडालैंड में निकोबार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुने और फिलीपींस। और फिर चौथा नंबर क्या है? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया? हिमालय, ठीक है।
इसमें इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन आता है। देन इंडो बर्मा जो कि कवर करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान आइलैंड, ये आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है इसमें, ये भी याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान है, और सेवरल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। देन सुंडालैंड में अगर हम देखें तो निकोबार है, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई वगैरह है। देन वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। देन ये आप देख सकते हैं इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ब्रीफ में, तो टोटल कितना है, 4 है, ओके। एरिया ज्योग्राफी कितना कवर कर रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया, तो 24.46%, ठीक है, 24 याद रख सकते हैं। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्टर्न घाट और हिमालय, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हॉटस्पॉट है। वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, ये 4, ठीक है। तो 2011 में अगर देखें तो द फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉरेस्ट रीजन है, तो इसको आइडेंटिफाइड किया गया है एज 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो 2011 में फॉरेस्ट है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का, इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज 35th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और 2016 में नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन रीजन को आइडेंटिफाई किया गया है 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में। मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो जब हम मास एक्सटिंक्शन कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो मास एक्सटिंक्शन जो है इवेंट है, ठीक है, इज अ पीरियड ऑफ अर्थ हिस्ट्री व्हेन बायोडाइवर्सिटी ड्रॉप्स शार्पली, जब बायोडाइवर्सिटी ड्रॉप करता है शार्पली, और अबाउट 75% ऑफ मोर ऑफ स्पीसीज गोइंग एक्सटिंक्ट, कितना, 75% ऑफ मोर ऑफ ऑल स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाता है विद इन लेस देन 2.8 मिलियन ईयर्स। तो 2.8 मिलियन ईयर्स के अंदर ही इतना ज़्यादा एक्सटिंक्शन अगर हो जाता है तो अब तक हमने जो है देखा है 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन, अब तक 5 बार मास एक्सटिंक्शन हुआ है, ठीक है, हैव अकर्ड ओवर मोर देन 3 बिलियन ईयर्स। तो 3 बिलियन ईयर्स में 5 बार मास एक्सटेंशन हो गया है। देन द सिक्स्थ एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन है ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक। तो इसको जो है एस्टिमेट किया जा रहा है, एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन प्री ह्यूमन एक्सटिंक्शन रेट्स, ठीक है। तो ये जो है 100 to 1000 टाइम फास्टर है, किससे, देन प्री ह्यूमन एक्सटिंक्शन रेट से। तो आखिर ये सब इतना बायोडाइवर्सिटी लॉस हो क्यों रहा है, ये सिक्स्थ जो हो रहा है ना, तो ये क्या है, सिक्स्थ एक्सटेंशन एंथ्रोपोजेनिक, मतलब ह्यूमन की वजह से हो रहा है, हमारी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो आखिर क्या क्या कारण है, आखिर बायोडाइवर्सिटी इतना लॉस क्यों हो रहा है, तो नेचुरल इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें जैसे कि वेदर है, वाइल्ड फायर्स है, फ्लड्स है, वॉल्केनिक इरप्शंस है, और तो इन सब की वजह से टेम्परेरी इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, और ये डिस्टर्बेंसेस जो है क्या है, पार्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। तो ये तो नेचुरल इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, और यहाँ पे इकोसिस्टम यूजुअली क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं इनसे। देन इविल क्वार्टरेट, तो ये भी एक मेजर कॉज है। तो यहाँ क्या क्या हो रहा है, इविल क्वार्टरेट मतलब 4 चीज़ एक ही साथ हो रहा है, हैबिटेट लॉस भी हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एलियन स्पीसीज का इंट्रोडक्शन भी हो रहा है, नॉन नेटिव स्पीसीज का, और सेकेंडरी एक्सटिंक्शन भी हो रहा है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, हैबिटेट लॉस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इन स्पेस फॉर स्पीसीज। तो यहाँ पे हैबिटेट लॉस जो है अच्छा खासा हैबिटेट लॉस हो रहा है, क्यों, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो जिसकी वजह से जो है डिप्लीशन हो रहा है स्पीसीज़ का। देन एलियन स्पीसीज, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज जो कि डिस्टर्ब करते हैं इकोसिस्टम को, ठीक है। देन सेकेंडरी एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीसीज ट्रिगर्स द लॉस ऑफ अदर डिपेंडेंट ऑन इट। तो ये हो गया सेकेंडरी एक्सटिंक्शन, क्योंकि एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है और जो दूसरा स्पीसीज उसके ऊपर डिपेंड था वो भी एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। क्या क्या हुआ, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज और सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। तो इसको जो है मेंस में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज एंड सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। देन WWFs का 6 की थ्रेट है, ठीक है। तो इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के बारे में क्या बताते हैं कि एग्रीकल्चर है, हंटिंग है, लॉगिंग है, पॉल्यूशन है, इन्वेजिव स्पीसीज है और क्लाइमेट चेंज है, ठीक है।
देन हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, तो ये बहुत मेजर जो है कारण बनता है। हैबिटेट लॉस की वजह से हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, स्पेस कम हो रहा है जहाँ पे कि स्पीसीज सर्वाइव कर सके, तो ये काफ़ी ज़्यादा नोटेबली देखने के लिए मिल रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, लार्जर हैबिटेट को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है स्मॉलर और आइसोलेटेड पैचेस में, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनब्रीडिंग हो रहा है और लोकल एक्सटेंशन रिस्क बढ़ रहा है। देन बैरियर इफेक्ट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इनब्रीडिंग एंड लिमिट्स जीन पूल डाइवर्सिटी, तो ये सब कुछ रीजन है। देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडियाज टाइगर हैबिटेट ड्यू टू हाईवेज, तो देखिए हाईवेज वगैरह की वजह से, मतलब जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है इनकी वजह से भी क्या हो रहा है, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट अगर देखें तो अराउंड 55,000 किलोमीटर ऑफ रोड पास थ्रू इंडियाज फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरिया, तो लगभग जो है 55,000 ऑफ रोड जो है, किलोमीटर ऑफ रोड पास हो रहा है इन सारे जगह से, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कंस्ट्रक्ट करेगी 36 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाईओवर अबव NH37 विच पासेस थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये जो है ना काजीरंगा नेशनल पार्क से पास करेगा। देन NH44 जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, जो कि कट करता है, कट्स थ्रू कॉरिडोर्स कनेक्टिंग कान्हा, सतपुरा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना टाइगर रिजर्व। और NH44 क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है, पूछा भी जा चुका है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। देन NH6, ठीक है, ये इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे है, तो एटलीस्ट दो तो हमें ये दो तो पता ही होना चाहिए। और NH37 ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है काजीरंगा से। तो 44 जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है श्रीनगर से कन्याकुमारी, और NH6 इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे है सूरत टू कोलकाता, कहाँ, सूरत से कोलकाता, और ये पास करता है थ्रू कॉरिडोर अराउंड मेलघाट, बोर, नगजीरा और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। उसके बाद जो हमने एक और कारण देखा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और अदर कॉजेज बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ठीक है, तो एलियन स्पीसीज का इन्वेजन देखने के लिए मिलता है, इसलिए भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तो ये क्या है, नॉन नेटिव स्पीसीज है, मींस ये यहाँ के नहीं है, कहीं से भी आके ये जो है स्प्रेड कर रहे हैं रैपिडली एंड थ्रेटनिंग नेटिव बायोडाइवर्सिटी, और जो वहाँ के नेटिव बायोडाइवर्सिटी है उसको थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेजिव स्पीसीज जो है क्या है, सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका एक्सेसिव यूज हो रहा है, उसकी वजह से इंडेंजर हो रहा है स्पीसीज, ठीक है, जैसे कि मेराइन फिश, वेल्स, ट्रीज वगैरह। देन स्पीसीज एक्सटिंक्शन, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर कोई ऐसा ट्रेट है लीडिंग टू इंक्रीज स्पीसीज वल्नरेबिलिटी, कि उनका ट्रेट ऐसा है कि वो और वल्नरेबल हो रहे हैं, तो भी एक्सटेंशन हो सकता है। जैसे कि अगर रेयरिटी है, या पुअर डिस्पर्सल एबिलिटी है, या हाई ट्रॉफिक स्टेटस है, या लो एडल्ट सर्वाइवल रेट है, तब भी स्पीसीज एक्सटेंशन हो सकता है। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ऑर्गेनिजम्स, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है उसकी वजह से क्या हो सकता है, कैन लीड टू डोमिनेंट GMO स्पीसीज, जो कि रिड्यूस करेगा बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। तो अनइंटेंडेड इफेक्ट है एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो जो अनइंटेंडेड, कि ऐसा कोई जो है इंटेंशन नहीं है लेकिन फिर भी हो जाता है, और क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, ये याद रखना है। देन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, तो अगर अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट और ट्रेड हो रहा है तो वो भी थ्रेटन करता है वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को। देन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंट्रीब्यूट्स टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड डिजीज स्प्रेड, तो अगर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है तो वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को और डिजीज स्प्रेड को, ठीक है। देन देखते हैं पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, तो पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है एक्सटिंक्शन हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। तो ओशियन एसिडिफिकेशन क्या करता है, अफेक्ट करता है मराइन बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन क्या करता है, मराइन बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस करता है इकोसिस्टम हेल्थ को और अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज को। देन नेक्स्ट देखते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो ही रहा है तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि ये अफेक्ट करता है लाइवलीहुड को, ठीक है। अगर चेंज हो रहा है इकोसिस्टम सर्विसेज में तो ये अफेक्ट करेगा लाइवलीहुड को, इनकम को और माइग्रेशन को। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या करेगा, लिमिट करेगा डिस्कवरी ऑफ पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज,
तो अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा तो जो भी हम खोज कर पा रहे हैं, जो भी बायोडाइवर्सिटी के हेल्प से ट्रीटमेंट हो पा रहा है, तो वो सब भी जो है लिमिट हो जाएगा, ठीक है। देन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्राइसिस हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस करता है वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल सॉइल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अगर ये क्या हो सकता है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्राइसिस हो सकता है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्रॉप और प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, लाइव स्टॉक क्या हो सकता है, डिप्रेडेशन हो सकता है, इंजुरीज हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रिवेंटिव एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज फॉर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत देखा जाता है, तो उसके लिए प्रिवेंटिव और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल बैरियर्स बनाया जा सकता है ताकि एनिमल्स जो है ह्यूमन सेटलमेंट से दूर रहे। देन गार्डिंग किया जा सकता है, फिजिकल गार्ड और टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा सकता है प्रोटेक्शन के लिए। देन ऑल्टरनेट लाइव स्टॉक हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस हो सकता है जो कि रिड्यूस करेगा कन्फ्लिक्ट को। देन रीलोकेट किया जा सकता है एनिमल को लेस पॉपुलेटेड एरिया में। वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है ताकि अवॉइड हो अट्रैक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है। देन कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट किया जा सकता है, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट अप्रोच जो है जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट ताकि मैनेज किया जा सके वाइल्ड लाइफ को। देन एक होता है कलिंग। कलिंग क्या है, कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस। कलिंग के बारे में समझते हैं। नेचुरल कलिंग एक हुआ। नेचुरल कलिंग का मतलब है कि नेचुरल प्रोसेसेस है जैसे कि स्टारवेशन हो गया, डिजीज हो गया और प्रिडेशन हो गया जो कि कंट्रोल करता है पॉपुलेशन को। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, स्टारवेशन, डिजीज, प्रिडेशन की वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है। और एक होता है कंट्रोल्ड कलिंग बाय ह्यूमंस, ठीक है, कि ह्यूमन जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे, नेसेसरी फॉर मैनेजिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। तो कुछ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को मैनेज करना जरूरी है। क्या हो जाता है यहाँ पे, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी कभी वो थ्रेट बन जाते हैं लाइफ के लिए और लाइवलीहुड के लिए, तो कंट्रोल्ड कलिंग किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल एकदम किसी को भी मार रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई भी एनिमल को कंट्रोल्ड कलिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये एक कलिंग है। देन इंक्रीज जूनोसिस ड्यू टू हैबिटेट लॉस। तो अगर अभी देखें हैबिटेट लॉस की वजह से जो जूनोटिक डिजीज है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। एनिमल से ह्यूमन में जूनोटिक डिजीज मतलब क्या है कि एनिमल का जो डिजीज है वो एनिमल्स का डिजीज ह्यूमंस में भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो थ्राइव इन इन्वायरमेंट विथ चेंजेस इन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो हमें ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, स्पेशली जूनोटिक डिजीज, जहाँ पे इन्वायरमेंट में क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी सारा चेंज देखने के लिए मिल रहा है इकोसिस्टम में और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। और ये जो जूनोटिक है ये क्लोजली लिंक्ड है किससे, इकोसिस्टम हेल्थ से, हैबिटेट लॉस से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन एडवर्स चेंजेस टू बायोटिक इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर देखें क्योंकि नीश जो है डिमिनिश हो रहा है और जो रोल है स्पीसीज का इकोसिस्टम में उसकी वजह से कुछ एडवर्स चेंजेस हो रहा है। सडन डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है स्पीसीज में जिसकी वजह से सिग्निफिकेंटली ऑल्टर हो सकता है हमारा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ हो गया। देन एक ये पीवाईक्यू है आई थिंक, कंसिक्वेंसेस ऑफ बटरफ्लाई पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो कि अगर बटरफ्लाई पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाए तो इसका क्या परिणाम होगा, तो रिड्यूस्ड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली क्योंकि जो बहुत सारे प्लांट हैं ये डिपेंड होते हैं बटरफ्लाइज पे पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन फूड चेन। तो ये अगर डिक्लाइन होता है बटरफ्लाई पॉपुलेशन तो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल को। देन इम्पैक्ट ऑन फूड चेन्स। तो बटरफ्लाई सर्व करते हैं एज ए प्रे फॉर स्पीसीज लाइक वॉस्प्स, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। तो अगर इनका डिक्लाइन होता है तो डिस्टर्ब हो सकता है प्रीडेटर पॉपुलेशन और इफेक्ट हो सकता है फूड चेन, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। तो हमने बायोडाइवर्सिटी में काफी सारी चीजों को देखा। अब कंजर्वेशन के लिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो थोड़ा सा मेन सेंट्रिक था और इतना कोई समझने वाली बात नहीं थी, पर अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हो चुका है और अभी जो है हमें समझना है। तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। तो इन सीटू का मतलब क्या है कि साइट में ही हम कंजर्व कर रहे हैं। तो हम जब कंजर्वेशन कर रहे हैं स्पीसीज का उसी के नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है, तो हम उनको अलाउ भी कर रहे हैं कि वो कंटिन्यू क्या कर सके, अलाउज देम टू कंटिन्यू इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस भी होता रहेगा। तो कॉन्ट्रास्ट विथ एक्सीटू कंजर्वेशन। तो एक्सीटू कंजर्वेशन इसका उल्टा हुआ, जहाँ पे कि स्पीसीज को कंजर्व किया जा रहा है आउटसाइड देयर नेचुरल जो है इन्वायरमेंट, उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल के उनको कंजर्व किया जा रहा है, जैसे जू, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन वगैरह।
तो ये सबको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वहाँ पे रखा जा रहा है। तो जब हम साइट में ही कर रहे हैं तो इन सीटू, और साइट से बाहर कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं मतलब नेचुरल हैबिटाट से आउटसाइड कर रहे हैं तो एक्स सीटू, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटेन्स स्पीसीज नेचुरल रोल्स बाय प्रोटेक्टिंग द इंटायर इकोसिस्टम। तो जब इन सीटू किया जाता है तो क्या हो रहा है कि स्पीसीज का नेचुरल रोल भी प्रोटेक्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंटायर इकोसिस्टम को। तो अब देखते हैं क्या क्या मेथड है जिसमें कि इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज बनाया जा सकता है। जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या आया, जैसे नेशनल पार्क बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ताकि कंजर्व किया जा सके स्पीसीज को उनके ही हैबिटाट में। देन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है, लोकल्स को इंगेज किया जा सकता है थ्रू एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। देन लेजिस्लेशन, ठीक है, इन्फोर्सिंग कंजर्वेशन लॉज लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टू सेफगार्ड स्पीसीज एंड हैबिटाट। तो ये सब कुछ किया जा सकता है। एक तो प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जा सकता है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेजिस्लेशन हो सकता है, रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है, रिहेबिलिटेट किया जा सकता है जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम है ताकि रीस्टोर किया जा सके नेचुरल हैबिटाट फॉर वाइल्ड लाइफ। देन बायोस्फीयर रिजर्व। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो नेशनल पार्क, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, देन बायोस्फीयर रिजर्व्स आता है, ठीक है। क्या क्या, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व ऑन साइट में। और ये एक्स-2 में आ गया जूज वगैरह, जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन वगैरह हो गया, पार्क वगैरह हो गया, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज है इन्वॉल्विंग टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड कोस्टल इकोसिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और कुछ को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और ये एक लर्निंग प्लेसेस की तरह होता है, यहाँ प्रमोट किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। मैनेज्ड अंडर सॉवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज। तो सॉवरेन जुरिस्डिक्शन के अंदर इसको मैनेज किया जाता है, गवर्नमेंट के अंदर इसको मैनेज किया जाता है इंडिविजुअल कंट्रीज का, ठीक है। और ये की स्ट्रैटेजी है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अलोंग साइड ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ये क्या है, की स्ट्रैटेजी है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का अलोंग साइड ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफस्टाइल। तो हमने ये देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया है, इसमें टेरेस्ट्रियल, मैराइन, कोस्टल इकोसिस्टम है और कुछ को रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। देन एक है सेवेली स्ट्रैटेजी। तो जब सेवेली स्ट्रैटेजी कह रहे हैं तो ये क्या है, इसको अडेप्ट किया गया 1995 में ताकि प्रमोट किया जा सके कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच को, ताकि हम क्या कर सके, मैनेज कर सके बायोस्फीयर रिजर्व को। तो ये क्या है, सेवेली स्ट्रैटेजी। अगर बायोस्फीयर रिजर्व है इस टाइप से कुछ आ जाता है तो याद रखना सेवेली स्ट्रैटेजी। तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1995 में। कब, 1995 में, ताकि प्रमोट किया जा सके कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, ओके। और ये इंटीग्रेट करता है सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक नीड्स को विद साइंटिफिक रिसर्च। देन कोर बफर ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी। तो कोर एरिया अगर देखें तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो जो कोर एरिया है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोर एरिया है यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, ठीक है। देन बफर जोन। तो यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन कोर में अलाउ नहीं है, ठीक है। कोर मीन्स नो, ओके। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। और जो ट्रांजिशन एरिया है ये सपोर्ट करता है इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो कोर एरिया जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। जो बफर जोन है यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है। और जो ट्रांजिशन एरिया है ये सपोर्ट करता है इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ट्रांजिशन एरिया में तो अलाउ ही है, बफर जोन में लिमिटेड है और कोर में नो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे देख सकते हैं कि यहाँ कोर में जो है बिल्कुल ही मना है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा। बफर में कुछ कुछ चीज़ हो सकता है और ट्रांजिशन में तो ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह है ही, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ क्या हो सकता है, रिसर्च, जहाँ पे आर लिखा हुआ है मीन्स यहाँ रिसर्च हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मॉनिटरिंग हो रहा है, इवन रिसर्च भी नहीं हो रहा है, कोर में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ एजुकेशन, रिसर्च और टूरिज़्म, रिक्रिएशन भी है बफर में, ठीक है। और कुछ सेटलमेंट भी है बफर में। और कोर में कुछ भी नहीं है, कोई ह्यूमन हैबिटेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। कोर में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, ह्यूमन हैबिटेशन नहीं बल्कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी ही अलाउ नहीं है, ठीक है।
कोर वाले एरिया में। ऐसा नहीं है कि हाँ बफर में भी ऐसा ही लिख देंगे, ऐसा है कोई ऑप्शन आ गया तो, सिर्फ कोर के लिए याद रखना है। देन प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, तो यहाँ अगर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देखें, प्रोटेक्शन ऑर्डर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किसको मिला हुआ है, नेशनल पार्क को मिला हुआ है, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, देन रिजर्व फॉरेस्ट को, देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड क्या है, तो नेशनल पार्क है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, देन रिजर्व फॉरेस्ट है, देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ये याद रखना है, इस ऑर्डर को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, देन रिजर्व फॉरेस्ट, देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बेस्ड ऑन लीगल स्टेटस एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। देन मियावाकी मेथड PYQ है ये, तो इसको किस लिए जाना जाता है, फॉर क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, के अर्बन एरिया में मिनी फॉरेस्ट बनाना। तो यहाँ पे डेंस प्लांटेशन किया जाता है नेटिव स्पीसीज का स्मॉल स्पेसेस में, और प्रमोट किया जाता है रैपिड ग्रोथ एंड बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन।